आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चित नूर-3 सैटेलाइट का विकास किस देश ने किया है? विकल्प ए पाकिस्तान, विकल्प बी संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प सी सऊदी अरब, विकल्प डी ईरान। सही उत्तर है विकल्प डी ईरान। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में ईरान ने बताया कि उसने नूर-3 इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट संभावित जासूसी क्षमताओं वाला एक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं को बढ़ाता है। इसे पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है। यह प्रक्षेपण ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एयरोस्पेस शाखा द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड के पहले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1984 में इस दिवस को नामित किया था। कथन 2, यह दिन हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कथन 3, यह दिवस पहली बार वर्ष 1986 में आश्रय मेरा अधिकार है थीम के साथ मनाया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस वर्ष 2023 को यह 2 अक्टूबर को मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम है रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस को वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने नामित किया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। पहली बार वर्ष 1986 में आश्रय मेरा अधिकार है थीम के साथ मनाया गया था, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। टोटो भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। यह वर्तमान में भूटान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न तो 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में टोटो भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक शब्दकोश टोटो शब्द संग्रह संकलित किया गया है। आपको बता दें कि टोटो एक चीनी तिब्बती भाषा है। यह भाषा आदिवासी टोटो लोगों द्वारा बोली जाती है और बंगाली लिपि में लिखी जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। यह भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में रहने वाले बमुश्किल 1600 लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में समाचारों में रहे कालिप्सो मिशन शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल नासा का प्रोजेक्ट है। यह एक उपग्रह आधारित वेधशाला है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करने वाले कालिप्सो मिशन की समाप्ति की घोषणा की है। कालिप्सो का पूरा नाम क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन है। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है जो यह अध्ययन करने के लिए समर्पित है कि बादल और एरोसोल पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। यह नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES की संयुक्त परियोजना है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कालिप्सो एक उपग्रह आधारित वेधशाला है जो 2016 में लॉन्च की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। वैज्ञानिक वायुमंडल के 3D मॉडल बनाने के लिए इसके डेटा का उपयोग कर रहे हैं, जो भविष्य के जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता में सुधार करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें केवल यौन उत्पीड़न शामिल है। यह लिंग तटस्थ नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा न्यूनतम आयु में बदलाव नहीं करने की सलाह दी है। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ।
जो 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह ऐसे अपराधों और संबंधित मामलों और घटनाओं की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के लिए लिंग तटस्थ स्वर स्थापित करता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ऑकस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। इस साझेदारी में समझ के 3 स्तंभ हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ ऑकस पहल के एक हिस्से के रूप में यूके ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी BAE सिस्टम्स को परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित एक हमलावर पनडुब्बी के डिजाइन और निर्माण के लिए 4 बिलियन पाउंड का अनुबंध दिया है। आपको बता दें कि ऑकस की स्थापना 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाने के इरादे से की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इस त्रिपक्षीय साझेदारी में 2 स्तंभ हैं जो उनके दशकों पुराने सुरक्षा सहयोग पर आधारित हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। स्तंभ 1 रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु संचालित पनडुब्बियों के अधिग्रहण और विकास से संबंधित है। स्तंभ 2 उन्नत क्षमताओं पर सहयोग के लिए कहता है, जिसमें प्रौद्योगिकी और सूचना साझाकरण शामिल होगा, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए एक नए टीके R21/मैट्रिक्स-M की सिफारिश की है? विकल्प ए डेंगू, विकल्प बी मलेरिया, विकल्प सी चिकनगुनिया, विकल्प डी टाइफाइड। सही उत्तर है विकल्प बी मलेरिया। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके R21/मैट्रिक्स-M की सिफारिश की है। R21 वैक्सीन S/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, जिसे 2021 में WHO की सिफारिश प्राप्त हुई थी। R21/मैट्रिक्स-M वैक्सीन बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए अनुमोदित एक नया टीका है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यूरोपीय एवं विकासशील देशों के क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप यानी EDCTP, वेलकम ट्रस्ट और यूरोपीय निवेश बैंक यानी EIB के समर्थन से विकसित किया गया था। यह WHO की 75% प्रभावकारिता के लक्ष्य तक पहुंचने वाली पहली मलेरिया वैक्सीन है, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है। यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के पहले 5 महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 36% तक पहुंच गया था। भारत के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय की स्थापना अक्टूबर 1975 में संघ के खातों के विभागीकरण से संबंधित मामलों को प्रशासित करने के लिए किया गया था। यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह तकनीक रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की भी देखभाल करता है, इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेला सिक्किम, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का 96% काम पूरा हो चुका है और साल के अंत तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है।
बता दें कि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है। वहीं नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित नहीं है। जबकि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए युग्म 3 सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चित अभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच किया जाता है? विकल्प ए बांग्लादेश, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी भूटान, विकल्प डी मालदीव। सही उत्तर है विकल्प ए बांग्लादेश। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय की उमरोई में युद्धाभ्यास संप्रीति शुरू हुआ। इस वर्ष इस अभ्यास का 11वां संस्करण है। बता दें कि अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में असम के जोरहाट में हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने, सामरिक अभ्यास साझा करने व सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। इसी के साथ हम देखते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न को। विश्व पशु दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? विकल्प ए ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, विकल्प बी शेयर्ड प्लैनेट, विकल्प सी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, विकल्प डी मैन एंड डॉग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।